डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू स्तुति एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम फोर्थ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट का। अभी तक हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में 2 लेक्चर फार्मूलाई को ड्राइव किया था और 2 लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे। उसको मैं 5 मिनट ब्रशअप करता हूँ और तब आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे के टॉपिक और अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, and whenever any topics are interconnected, we have to it again and again. So please keep patience and see the previous derivation of formulae. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल टायर केमिस्ट्री वैलेंस किया जाता है, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस थे और प्योर सब्सटेंस। पहला ऑप्शन था अगर उसके नंबर ऑफ एंटिटीज अगर पता हों, और केमिकल स्पीशीज के नंबर ऑफ क्या होंगे। अगर एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एंटिटी एटम होगा, अगर कंपाउंड है तो नंबर ऑफ एंटिटी मॉलिक्यूल होंगे, और अगर आयोनिक क्रिस्टल है तो नंबर ऑफ एंटिटीज आयंस होंगे। यानी कहीं भी एंटिटी का मतलब 3 है आपको, आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो अगर नंबर ऑफ एंटिटी जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते थे, अगर वो पता है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते थे, और अगर नंबर ऑफ मोल पता है तो नंबर ऑफ एंटिटी भी निकाल सकते थे, वाइस वर्सा। और उसके लिए हम लोग के पास क्या रिलेशन था, नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर, जहाँ पर एवोगाद्रो नंबर जो हमारा था वह कितना था, 6 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। अब दूसरा हम लोगों का नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सब्सटेंस के बीच हमने रिलेशन निकाला था। इस मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने। यानी अगर किसी सब्सटेंस का मास पता हो तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पता हो तो मास निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज था, मोलर मास एलिमेंट का उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता था, और मोलर मास कंपाउंड का उसके मोलेकुलर वेट के। प्योर सब्सटेंस के लिए ही है। अगर आयन है तो उसका भी मोलर मास एटॉमिक वेट के बराबर होगा, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन क्या होता है, आइदर बाई लॉस और बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना कोई मास होता, एब्सोल्यूट रिलेटिव मास ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। एब्सोल्यूट मास काफ़ी कम होते हैं, 9.11 इंटू 10⁻³ kg, विच कैन नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो मोलर मास अगर किसी कंपाउंड एलिमेंट का निकालना होता था तो हम लोग उस मोलर मास का वैल्यू उसके एटॉमिक वेट के बराबर लेते थे, और अगर मोलर मास किसी कंपाउंड का निकालना होता था तो वह मोलेक्युलर वेट के बराबर होता था, और इस दोनों का यूनिट होता था ग्राम पर मोल। अब जरा देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए, पर मोल ऊपर जाकर के मोल में यूनिट बचे, इसलिए मास का ग्राम में लेना नेसेसरी था। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ गैसियस स्पीसीज, वॉल्यूम ऑफ गैसियस स्पीसीज एंड नंबर ऑफ मोल के बीच रिलेशन, एंड वाइस वर्सा। इफ नंबर ऑफ मोल गिवन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड इफ वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो तीसरा फार्मूला हम लोगों का था, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैसियस विल बी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाई 20.4, क्योंकि एक मोल गैस का मास था 20.4 इज मोलर मास, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, but it will applied only at STP. If temperature and pressure is not standard, then a number of mole of gaseous is equal to T by RT, जहाँ पर R गैस कांस्टेंट था, और इस R का वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ यूनिट
दो में से कोई एक वैल्यू हम ले सकते थे, या तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ले लीजिए, या 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन ले लीजिए। दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूनिट आपने अलग अलग लिया, नहीं तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स नंबर एंड यूनिट, एंड इफ नंबर चेंजेज देन यूनिट विल सर्टेनली। और इसलिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n1 u1 बराबर n2 u2 इज इक्वल टू सो ऑन एंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तीन फॉर्मूलाई की मदद से हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया था। अब अगर सैंपल का मास दिया हुआ है तो जैसे नंबर ऑफ मोल में कैलकुलेट करेंगे, वाइस वर्सा अगर सैंपल का नंबर दिया हुआ है तो हम लोग मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, नोन है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वोगाद्रो नंबर हमारा क्या है, कांस्टेंट। और तीसरा फार्मूला जो आप ले रहे हैं, अगर वॉल्यूम एसटीपी पर दिए हुए हैं तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, एंड अपोजिटली इफ नंबर ऑफ मोल गिवन एट एसटीपी वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तीनों फार्मूला में देखिए नीचे के टर्म क्या है, कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट हैं। यानी दो क्वांटिटी में से कोई एक अगर आपको पता हो, एक पता हो तो दूसरे का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पता है तो मास पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल मालूम है तो वॉल्यूम भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने मैटर के क्लासिफिकेशन में देखा था कि मैटर को तीन क्लास में हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, एंड दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और एलिमेंट और कंपाउंड के सभी इंटिटी आइडेंटिकल होते थे, इसलिए इस एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग क्या कहते थे, प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर को हम लोग कहते थे इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम लोग क्या कहते थे, इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वे अपने अपने प्रॉपर्टी को रिटेंड रखते हैं, अलग अलग पोर्स, अलग अलग विजिबिलिटी, अलग अलग अपीयरेंस। तो इस इम्प्योर सब्सटेंस का क्वेश्चन नाउ अराइजेज कि हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। फिर से देखिए, प्योर सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, लेकिन अब प्योर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के बाद इम्प्योर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, मिक्सचर जैसा कि आपको पता है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक वैसे मिक्सचर जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस थ्रू आउट द पोर्शन क्या हो, सेम हो। एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा हो, आइडेंटिकल हो। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते थे, वैसे मिक्सचर को जो एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफरेंट हो। एक बात समझिए, मिक्सचर दो अलग अलग कंपोनेंट करके बना और दोनों कंपोनेंट अपने अपने प्रॉपर्टी को रिटेंड कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली तो हर मिक्सचर हेट्रोजीनियस ही होगा, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग मोलेकुल अपीयर करेंगे। तो ये जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अपीयरेंस है, होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, यह सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, नो अदर एनी मीनिंग ऑफ दिस होमो एंड हेट्रो। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर था appears identical throughout, appears identical throughout। और इसमें क्या है, डिफरेंट appearance, different appearance at different different appearance at different portion।
अब जैसे इसका सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि हमने वाटर प्लस शुगर को मिक्स कर दिया। तो इस वाटर और शुगर के मिक्सचर को अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो क्या कहीं वाटर का मोलेकुल अलग अपीयरेंस और शुगर के मोलेकुल का अलग अपीयरेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस। लेकिन अगर आपने सैंड को आयरन पार्टिकल के साथ मिलाया, आयरन फिलिंग्स के साथ आपने मिला दिया, तो क्या होगा? आयरन अलग अलग नजर आपको आएगा, अपीयर्ड होगा, और सैंड का अलग अलग अपीयरेंस होगा। यानी डिफरेंट अपीयरेंस आपको खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा नेकेड आई से। तो इसलिए सैंड प्लस आयरन फिलिंग को हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोजेनियस। एंड वाटर प्लस शुगर को हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने अल्कोहल को मिला दिया वाटर में, देखने में बाहर से कैसा लगेगा? आइडेंटिकल। लेकिन अगर किसी ने सोडियम क्लोराइड को मिला दिया कैल्शियम कार्बोनेट में, कॉमन साल्ट को मिला दिया मार्बल के पार्टिकल्स के साथ, स्मॉल पार्टिकल्स फाइन के साथ, या सैंड के साथ, क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस होगा। तो यह जो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस अपीयरेंस है, these are only on the basis of their external appearance. They has nothing to do with microscopic appearance. ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात की जाए तो ऑल मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनियस। मिक्सचर आर बेसिकली heterogeneous on the basis of माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। यानी माइक्रोस्कोपिकली सभी मिक्सचर हेट्रोजीनियस ही होते हैं, मैक्रोस्कोपिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्लास में। अब जरा देखिए, जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम टेक्निकली एक नया टर्म दिया, और इस मिक्सचर को हम कहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। अब उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है, इसका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या है? अलग अलग कंपोनेंट का अगर परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ मोल दोनों का अलग अलग निकाल सकते। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, एक का मास दूसरे का वॉल्यूम, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं कंपोजिशन का। अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हुआ हो, दोनों लिक्विड हो, दोनों का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। या कहीं कहीं पर पीपीएम वर्ड यूज करेगा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶, 10⁶। ठीक है। तो इससे आसानी से अलग अलग कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल का रेशियो दिया हुआ हो, या मास का रेशियो दिया हुआ हो, या वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ हो, या मास बाई वॉल्यूम का रेशियो, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे और वो हमारा सिंपल वे हो। लेकिन जो सॉल्यूशन है जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होमोजेनियस मिक्सचर का आइडेंटिकल है, वहाँ तो कंपोनेंट मैक्रोस्कोपिकली डिस्टिंग्विशेबल हैं ही नहीं, तो फिर कैसे नंबर ऑफ मोल निकाला जाए? तो इस सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल निकालने के एक टर्म हम लोगों ने डिराइव किया, और उस टेक्निकल टर्म को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन इज द वे टू रिप्रेजेंट द composition of solution. Concentration represent the composition of solution, and concentration of solution represented in many way like molarity, molality and mole fraction etc. अब तो हमको यही मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन को पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या पीपीएम से नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेट करना आसान। तो अब जरा देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का कैसे कैलकुलेट करें। तो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? सॉल्यूशन।
जैसे मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही मिक्सचर जैसे दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही सॉल्यूशन में भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे। अब सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, उस टू कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और 11th-12th में अगर सिर्फ सॉल्यूशन वर्ड अगर कहीं दिया हुआ हो तो उसका मतलब आप समझेंगे क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट को कहा गया सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा गया सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट नोइंग दैट कि विच कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड विच कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, वी कैन नॉट डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, कैन नॉट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो उसमें हम लोगों को क्या क्राइटेरिया आया? 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड उसको कहते हैं विच इज जनरली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और सॉल्वेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एक्सेस या विच इज प्रेजेंट इन लार्जर एक्सटेंट। लेकिन ये गलत हो गया। अगर वाटर बहुत कम भी हो और चीनी बहुत ज़्यादा भी हो, फिर भी अगर दोनों जाएंगे तो वट एवर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विल फॉर्म, वो वाटर ही सॉल्वेंट होगा, शुगर सॉल्वेंट नहीं हो सकता। दूसरा हम लोगों ने क्राइटेरिया पढ़ा था, सॉल्यूट जनरली इज देयर फिजिकल बिहेवियर, देयर फिजिकल स्टेट, देयर फिजिकल स्टेट। और सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को हमने कहा जिस कंपोनेंट रिटेंड फिजिकल स्टेट, जो अपने फिजिकल स्टेट को रिटेंड रखे उसको सॉल्वेंट कहेंगे। और इसका उदाहरण दिया कि वाटर और ग्लूकोज को मिलाइए, वाटर अपना फिजिकल स्टेट रिटेंड रखता है, ग्लूकोज लूज कर देता है, तो ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो। अब मान लो हम इथेनॉल और वाटर मिला रहे हैं, दोनों लिक्विड हैं, सॉल्यूशन का भी लिक्विड है, किसी ने अपना फिजिकल स्टेट सॉल्यूट हुई। अगर अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने वाटर ज़्यादा लिया, शुगर कम लिया, शुगर को सॉल्यूट, वाटर को सॉल्वेंट कहते रहे हैं। अब मान लो हम 50 ml इथेनॉल और 50 ml वाटर ले लिए, दोनों का अमाउंट भी सेम, फिजिकल स्टेट भी सेम, फिजिकल स्टेट भी दोनों का रिटेन, दोनों का अमाउंट भी, देन हाउ वी कैन डिटरमाइन विच वन इज सॉल्यूट एंड। तो ये 9th-10th का फॉर्मूला था। अब आप लोग मेन इसी को याद रखिएगा, सॉल्यूट इज दोज कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन और सॉल्यूशन विच हैज ए स्मॉलर इंटरमोलेक्युलर स्पेस, जिसका इंटरमोलेक्युलर स्पेस कम होगा वह सॉल्यूट होगा, और जिसका इंटरमोलेक्युलर स्पेस ज़्यादा होगा, लार्जर इंटरमोलेक्युलर स्पेस होगा, वो सॉल्वेंट हो। और इसलिए कहता है कि सॉल्वेंट प्रोवाइड इट्स इंटरमोलेक्युलर स्पेस फॉर सॉल्यूट टू रिजाइड विद इन इट। सॉल्वेंट क्या करता है कि अपना इंटरमोलेक्युलर स्पेस सॉल्यूट को रहने के लिए प्रोवाइड करता है। दोनों अलग अलग है, नो प्रॉब्लम। जब दोनों को मिला करके आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट कहाँ चला जाएगा? आउटर बाउंड्री पर नहीं रहेगा, वो सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट के इंटरमोलेक्युलर स्पेस में चले जाएंगे। यानी कि सॉल्यूट चला जाएगा सॉल्वेंट के इंटरमोलेक्युलर स्पेस, सॉल्वेंट हैज लार्जर इंटरमोलेक्युलर, यानी कि सॉल्वेंट प्रोवाइड इट्स इंटरमोलेक्युलर स्पेस for solute particle to reside within it, रहने के लिए अपना जगह प्रोवाइड करेगा। और सॉल्यूट को होगा जो दूसरे पार्टिकल के दूसरे कंपोनेंट के यानी सॉल्वेंट के इंटरमोलेक्युलर स्पेस में जाएगा। इस एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर फिल्ड, ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर अगर आप लें और उसमें कितना वाटर है आप मार्क कर दीजिए। मान लो आपने 200 ml वाटर लिया, उसका मार्किंग आपने कर दिया, भैया 200 ml इसका वॉल्यूम है। अब इसमें ऐड करिए शुगर को, मान लो हमने ऐड कर दिया 100 ग्राम शुगर,
जैसे ही 100 ग्राम शुगर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इसके वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, यानी 200 ml का अगर यह लेवल था तो शुगर के ऐड करने के बाद इसके वॉल्यूम स्लाइटली ग्रेटर देन 200, मान लो यह है 200 ml, 100 ml, थोड़ा सा इसके वॉल्यूम बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने सॉलिड शुगर ऐड किया। अब इसको जब आप कांस्टेंट स्टीयरिंग, लगातार इसको अगर कांस्टेंट स्टीयरिंग करेंगे इस बर्तन का, तो धीरे धीरे शुगर मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे, यानी शुगर मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट था वह डिजॉल्व होगा। अब इस डिजॉल्व का टेक्निकल मीनिंग समझिएगा जरा जी। इस डिजॉल्व का टेक्निकल मीनिंग हुआ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरमोलेकुलर स्पेस में जाना स्टार्ट कर दिया, और वो धीरे धीरे जितने शुगर मोलेक्यूल हैं वे सभी चले जाएंगे इंटरमोलेकुलर स्पेस में, और जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम था आउटर बाउंड्री में शुगर मोलेक्यूल थे वो इंटरमोलेकुलर स्पेस में चले जाएंगे, और फिर से वॉल्यूम 100 ml का 200 ml हो। तो क्वेश्चन होगा कि जो शुगर हमने ऐड किया वो कहाँ गया, वेयर डज शुगर मोलेक्यूल गोज, गोज नॉट द एक्सटर्नल स्पेस, it goes within intermolecular space of। तो जितना वॉल्यूम पहले सॉल्वेंट का था, सॉल्यूट मिलाने में इनिशियली वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन फिर जब सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, मतलब सॉल्वेंट के इंटरमोलेकुलर स्पेस में फिट हो गया, तो फिर से वॉल्यूम उतना, क्योंकि वो इंटरमोलेकुलर स्पेस पहले खाली था और अब वो इंटरमोलेकुलर स्पेस क्या है, शुगर मॉलिक्यूल से फिल्डअप है, भरा हुआ है। तो एक यहाँ से इंपॉर्टेंट हम लोग को कंक्लूजन निकला कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी जनरल केसेस में जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ, अगर सॉल्यूशन आपको नहीं पता है तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उतना ही ले लीजिए। अब देखिए, तो 200 ml वाटर में हमने 100 ग्राम शुगर मिलाया, प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी हुए, आया डेंसिटी बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अब किसी ने 200 ml वाटर में 200 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, तब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पहले से चेंज, यानी जो स्वीटनेस था वो 100 ग्राम शुगर ऐड करने पर जितना था उतना ही रहेगा, 200 ग्राम ऐड करने पर क्या नहीं, 200 ग्राम ऐड करेंगे तो ज़्यादा स्वीट हमारा सॉल्यूशन, डेंसिटी भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी किसी भी सॉल्यूशन के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेशियो पर डिपेंड, सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट पर या सिर्फ सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, properties of solution depends on of solute and solvent। और किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, और किसी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट हैं कितने सॉल्वेंट हैं उसके अमाउंट को हम लोग कंसंट्रेशन के रूप में, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट present solution represented in terms of what, concentration, represented in terms of concentration, यानी concentration is the way to representing the amount of solute and amount of solvent present in solution। अब कहता है कि कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड एज एज एज। और यही चार कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग को 11th में पढ़ना है। 12th में भी कुछ एडिशन होगा, तो नॉर्मलिटी वगैरह तो 12th में ही पढ़ना है लेकिन अभी उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, तो समझना बहुत आसान भी है। सबसे पहला कंसंट्रेशन का जो मोस्ट पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो है मोलैरिटी। तो अगर कोई किसी सॉल्यूशन के मोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो आप समझ जाइएगा कि कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट, बिकॉज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के का रेशियो या रिलेशन कुछ। दूसरा है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलर एम से, यानी अगर मोलैलिटी भी दिए हुए है तो सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल या जो रेशियो के बारे में कुछ। थर्ड आपके बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से। और चौथा आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए हम लोगों ने ppm पार्ट्स पर मिलियन यूज किया था, वैसे ही होमोजीनियस मिक्सचर के लिए भी pm पार्ट्स पर मिलियन या p पार्ट्स पर बिलियन का यूज कर सकते हैं। बट दिस कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मच स्मॉल, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब कंसंट्रेशन काफ़ी लो हो। कंसंट्रेशन क्या हो? क्वाइट स्मॉल, यानी सॉल्यूट का मात्रा काफ़ी कम हो सॉल्वेंट के अमाउंट के रेस्पेक्टिवली। तो इस ppm और pp रेस्ट्रिक्शन है, हर जगह पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यूज्ड ओनली व्हेन concentration is too small, that is amount of solute dissolved it volume of solvent is much estimated। तो अब हम लोगों का सारा कंसंट्रेशन टर्म पर आ गया डिस्कशन, यानी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने थे। विल बी एबल ओनली व्हेन वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एंड ppm pp। इस मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, लेकिन अगर कापा नहीं यूज करेंगे तो आप एक्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम सेंस है, सेम। तो अब जितने भी होमोजीनियस सॉल्यूशन हैं उसके कंसंट्रेशन के टर्म को ही नंबर ऑफ मोल से हमको कोरिलेट करना है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर दो कंपोनेंट दिया हुआ है, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ये पता करना बहुत। तो एक तो आप इंटरमोलेकुलर स्पेस से आप पता कर लेंगे, लेकिन अगर इंटरमोलेकुलर स्पेस पता नहीं है तब एक दो टर्म है उससे आप पता कर सकते हैं। अगर कहीं लैंग्वेज में दिया हुआ हो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HNO3, यानी सॉल्यूशन ऑफ के बाद अगर कोई स्पीसीज रिप्रेजेंटेड है तो समझ जाइए कि वह स्पीसीज सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल मतलब इथेनॉल सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड इज सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ शुगर मतलब शुगर इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? अंडरस्टूड। अब वो कुछ भी हो सकता है। सेकंड कंपोनेंट, अगर कहीं पर दिया हुआ हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, सॉल्यूशन ऑफ के बाद जो दिया हुआ हो तो आपको एक टर्म पता चल गया कि वो सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा। और अगर कहीं एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है मतलब सॉल्वेंट आपके स्पेसिफाइड हैं एंड द सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर
एज सॉल्वेंट। तो कहीं भी वाटर एज सॉल्वेंट अगर रहेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेगा एक्वस। इसका एब्रिविएशन AQ भी यूज कर सकता है, AQ डॉट सॉल्यूशन भी यूज कर सकता है, रिनाउंड एब्रिविएशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वाटर एज सॉल्वेंट। अब जरा समझिए, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन नेचर डिजॉल्व्ड इन इट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब तो यहाँ तक माना जा रहा है कि वाटर में प्लास्टिक भी सॉल्युबल हैं, इसलिए पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट फिट फॉर आवर हेल्थ, नॉट सुटेबल फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ अमाउंट पाइकोग्राम में ही, हेम्टोग्राम में ही प्लास्टिक डिजॉल्व है, और वह काफ़ी स्मॉल पार्ट ऑफ प्लास्टिक, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक इवेंचुअली कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को हैजार्डस इफेक्ट प्रोड्यूस। तो प्लास्टिक जब सॉल्युबल है तो बाकी सब चीज़, हाँ ये जरूर है कि आप डिब्बा बंद तल में अगर पानी आप रख दिए तो तुरंत प्लास्टिक नहीं डिजॉल्व कर जाएगा, या बहुत मात्रा में प्लास्टिक डिजॉल्व नहीं करेगा 2 ग्राम 4 ग्राम, लेकिन 2 महीना 4 महीना 6 ग्राम महीना में मिलीग्राम, नैनोग्राम, फेम्टोग्राम तो डिजॉल्व कर ही जाएगा। तो इससे एक स्टेटमेंट हम लोगों ने निकाला कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और दूसरा टर्म हम लोगों ने निकाला कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व कराया जा सकता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरमोलेकुलर स्पेस में जाकर के फिट हो रहा है, तो हर सब्सटेंस का इंटरमोलेकुलर स्पेस सॉलिड और लिक्विड के तो फिक्स्ड हैं, यानी किसी गिवन सॉल्वेंट में कुछ ही सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिजॉल्व करा सकते हैं। तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सके उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या समझिएगा, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या समझिएगा, किसी भी सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी स्पेसिफाई होगा, और यह क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। किसी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ना करके तो आप लोग मैक्सिमम कर सकते। पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी। तो अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग सॉल्यूट के रेस्पेक्टिवली सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट सॉल्युबिलिटी फॉर सॉल्यूट्स। अलग अलग सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट बदलेंगे, सॉल्यूट सेम है तो भी डिफरेंट, सॉल्वेंट सेम है सॉल्यूट बदल रहे हैं तो भी, दोनों में से कोई एक बदल देंगे सॉल्युबिलिटी बदल जाएगा। अब हम लोगों को देखना है मोलैरिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी में क्या ये पॉइंट हम लोग पढ़ा वो मदद करेगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो सॉल्यूशन ऑफ के बाद जो भी दिया हुआ रहेगा समझना है कि सॉल्यूट है। कहीं अगर एक्वस सॉल्यूशन लिख रहा है मतलब वाटर एज सॉल्वेंट है, और वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह रहे हैं। वाटर को हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन इट। डिजॉल्व करने का रेट, डिजोल्यूशन का रेट बहुत कम होगा, लेकिन डिजॉल्व हर चीज़ वाटर में करे, ठीक है। तो अब हम लोग जरा देखें मोलैरिटी। देखिए तो मोलैरिटी को कैपिटल M से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पीछे मोलर मास को भी हम लोग ने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। तो कहीं एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैपिटल M इज वेदर मोलैरिटी और मोलर मास, तो वो आपके लैंग्वेज से पता चल जाएगा। अगर प्योर सब्सटेंस है, कहीं कोई सैंपल ऑफ एलिमेंट है, सैंपल ऑफ कंपाउंड है, और उस सेंस में अगर कैपिटल M है तो मोलर मास हो। लेकिन नहीं, अगर कहीं कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है,
तो उसमें कैपिटल एम हमारे क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी हो जाएंगे। तो मोलैरिटी कैसे डिफाइंड है, जरा ध्यान से समझिए। एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे, वही मोलैरिटी कहलाएगा। तो मोलैरिटी क्या है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इज टर्म्ड एज मोलैरिटी। मोलैरिटी डिफाइंड कैसे है, इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल की बात नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन या प्रेजेंट इन, प्रेजेंट कहना ज़्यादा अच्छा है, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको हम लोग मोलैरिटी कर। तो मान लो किसी ने भी लीटर सैंपल लिया सॉल्यूशन को, और भी लीटर सॉल्यूशन में n मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, 2 लीटर में 5 मोल, 3 लीटर में 9 मोल, 1 लीटर में आधा मोल, इस तरह से। तो अगर भी लीटर में n मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा, n/v मोल। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से एक फार्मूला आया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई भी। यहाँ 2 चीज़ ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल किसका है, सॉल्यूट का है, और यह वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, ना सॉल्यूट का ना सॉल्वेंट का, इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम इन लीटर एंड किसका, ऑफ सॉल्यूशन। तो एक आपको बात पता है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम दिए हुए तो उतना ही भी रख देंगे सॉल्यूशन का, और नहीं तो अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिए हुए तब तो बात ही नहीं। अब यहाँ से हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास है। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लेते हैं यह क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट के लिए इंटायर केमिस्ट्री में हम लोग सबस्क्रिप्ट 2 यूज करते हैं, यानी N2 अगर कहीं दिया हुआ हो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट समझिएगा। N1 अगर सबस्क्रिप्ट 1 अगर रहेगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट समझिए। तो N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2 एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कैपिटल M2। यहाँ से देखिए तो मोलैरिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर M2 क्या है, पता है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक तो फार्मूला ऐसा रह सकता है कि अगर नंबर ऑफ मोल या मास सॉल्वेंट का दिया हुआ हो, सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ हो, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ हो, या सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया हुआ हो, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों फार्मूला के अलावा दूसरा पॉइंट जरा देखिए, अगर मोलैरिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ए मोलैरिटी। तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया और अब उस सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट को ऐड करके या सॉल्वेंट को रिमूव करके उसके वॉल्यूम को हम चेंज, अब वॉल्यूम चेंज करने पर मोलैरिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज। वॉल्यूम में अगर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल हमारे क्या हो, कांस्टेंट हो, तो दोनों में चेंज होगा, और दोनों कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे यानी डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी घटेगा यानी डाइल्यूशन। सॉल्वेंट को अगर ऐड करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगा यानी घटेगा, तो उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन।
अगर किसी ने सॉल्वेंट हटा दिया यानी वॉल्यूम को घटाया तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कहलाएगा और एडिशन ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूशन कहलाएगा। तो अगर कहीं कोई टर्म यूज करता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज कराना बाय एडिंग सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट को आप क्या कर दिए हैं, कांस्टेंट कर दिए हैं, और इस वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं अगर सॉल्वेंट को ऐड करके, तो इसके चलते आपके कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पर आप वॉल्यूम घटा रहे हैं सॉल्वेंट का बाय रिमूविंग सॉल्वेंट, बाय रिमूविंग सॉल्वेंट, देखिए अब एडिशन और रिमूवर को हम प्लस और माइनस कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ा रहे थे सॉल्वेंट को ऐड करके, अब वॉल्यूम घटा रहे हैं सॉल्वेंट को रिमूव करके। तो वॉल्यूम के बढ़ाने से क्या हुआ था, कंसंट्रेशन घटा था, तो वॉल्यूम के घटाने से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यानी मोलरिटी जो है कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज। तो इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट हो तो एम भी को इधर ले जाइए, तो एम इंटू भी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो तब तक जब तक सॉल्यूट ना ऐड किए जाएं ना रिमूव किए जाएं तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे। इन इफ solute neither added nor removed that is remain constant, then molarity into volume is equal to constant। अब किसी ने मोलरिटी पहले m1 था, अब मोलरिटी m2 कर दिया, यानी मोलरिटी को बढ़ा दिया या घटा दिया बाई चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाई डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो अगर आपने मोलरिटी बदला तो वॉल्यूम भी क्या होगा, मोलरिटी को अगर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को भी क्या करना होगा, चेंज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मोलरिटी घटा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या करना है, बढ़ाना है। अब मोलरिटी बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या करना है, घटाना है। यानी m1 v1 बराबर m2 v2 एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपने मोलरिटी बढ़ा दिया तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम क्या करना होगा, हटाना होगा, एंड भाई से भरसा। यानी दे देगा कि एक सॉल्यूशन था 1 लीटर जिसके मोलरिटी 5 थी, बाद में उसका वॉल्यूम 10 लीटर कर दिया गया, मोलरिटी बढ़ाइए, तो 5 से 10 लीटर वॉल्यूम कर दिया गया, यानी वॉल्यूम दुगना कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो मोलरिटी हाफ हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, हाफ। एक में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम में, तो मोलरिटी में 2 से क्या कर देना है, डिवाइड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। m इंटू भी इज कॉन्स्टेंट बिकॉज m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लाया तो हम लोगों ने कांस्टेंट क्या यूज किया, n। और इसलिए कह रहा है कि हमने कहा कि एक कंडीशन तभी तक एप्लीकेबल है जब तक सॉल्यूट नाइदर एडेड और रिमूव। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और सॉल्यूट भी ऐड कर दे रहे हैं, या वॉल्यूम घटा रहे हैं सॉल्वेंट भी ऐड कर दे रहे हैं या रिमूव कर दे रहे हैं, तो उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होंगे। तब फिर दोनों को के चेंज को आप कंसीडर करेंगे, तब नया मोलरिटी निकले। लेकिन विदाउट एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो मोलरिटी को चेंज करने का, कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल उपाय है m1 v1 इज इक्वल टू m2। दूसरी बात देखिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेंड करता है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एक्सपैंड ऑन हीटिंग, और इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तब मोलरिटी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम का, तो यह मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का भी होगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो अगर m इंटू भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो वैसे ही m की भी हम क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट। यानी जैसे हमने यूज किया m1 v1 बराबर m2 v2, वैसे ही यूज कर सकते हैं हम लोग m1 t1 बराबर m। लेकिन वॉल्यूम जितना मोलैरिटी के चेंज करने से शार्पली चेंज करेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम के चेंज करने से मोलैरिटी जितना शार्प चेंज करेगा, टेम्परेचर के चेंज करने से मोलैरिटी उतना नहीं। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो मोस्टली क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो लिक्विड और सॉलिड गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि टेम्परेचर दुगना करने पर वॉल्यूम दुगना हो जाएगा। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी लो हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट लो होगा। स्मॉल इम्पैक्ट ऑन मोलरिटी, स्मॉल इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी होगा, लेकिन इम्पैक्ट होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर मोलरिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर मोलरिटी क्या हो जाएगा, घटेगा, एंड वाइस वर्सा, टेम्परेचर घटने पर मोलरिटी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि टेम्परेचर दुगना कर देने पर मोलरिटी आधा हो जाएगा, या टेम्परेचर आधा कर देने पर मोलरिटी दुगना हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे क्या, कि लिक्विड और सॉलिड का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, काफ़ी कम है, इसलिए टेम्परेचर पर उतना लार्ज एक्सटेंट में डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और अब मोलैरिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो चारों टॉपिक को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमने आज टॉपिक डिस्कस किया, अब इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मोलैरिटी पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग रिलेशन ड्राइव करेंगे कि अगर मोलैरिटी दिए हुए है तो मोलालिटी निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं तो कैसे, के लिए क्या डिजायर्ड क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। अगर मोलैरिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं कि नहीं, उसके लिए क्या नॉलेज आपको चाहिए, क्या गिवन डाटा में डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन को रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो एक एक स्टेप का क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इंटरलिंक्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इस वीडियो को आप लोग देखिए, इसको ध्यान से एक दो बार रिकैप करने के बाद जब काफ़ी आपके मेमोरी में क्वेश्चन और फार्मूला आ जाएं, तब हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस। ओके, थैंक यू वेरी मच।